तो फ्रेंड, स्वागत है आपका कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर चैनल के अंदर। हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर के कोर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर रैम डिवाइसेस के बारे में बताया था। उससे पहले भी मैं आपको ये वीडियोस जो है मैंने आपको समझाई थी कि हमारा एसएमपीएस क्या होता है, एसएमपीएस टेक्नोलॉजी क्या है, मैंने आपको ये भी समझाया था। बाइनरी डेसिमल टेक्नोलॉजी क्या है ये भी मैंने बताया था। एसएमपीएस किसे कहते हैं, ये डिवाइस कहाँ पर यूज़ होता है, किस तरह से उसका आइडेंटिफाई करें, किस तरह से उसको यूज़ करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया थे। तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। ओके, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाइए और आपको पता चल जाएगा। एसएमपीएस के ट्रांसफ़र पावर के बारे में बताया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मैंने आपको वन बाय वन चीज़ें बताई थी। और फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पर टाइटेनियम क्या है, एसएमपीएस कैसे चेंज करता है आउटपुट वोल्टेज को और करंट को, मतलब कि डेटा जो हमारे कंप्यूटर के बनते हैं तो वो पावर पे ही बनते हैं, तो कैसे वो चेंज करता है। अगर पावर ज़्यादा आ गई या पावर ज़्यादा हमारा मदरबोर्ड झेल नहीं पाता तो हमारा प्रोसेसर जो है डैमेज हो जाता है। ओके, तो सही तरीके से कैसे हमारा एसएमपीएस लेना चाहिए ये सब कुछ मैंने आपको समझा दिया था। तो कैसे सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर मदरबोर्ड की अपनी जनरेशन अलग अलग होती है, अलग अलग कंपनी अलग अलग डिज़ाइन बनाती है, अलग अलग उसकी जो सिस्टम होती है, टेक्नोलॉजी होती है। ओके, उस हिसाब से हमारा जो है मदरबोर्ड या फिर जो कहीं की हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी एसएमपीएस है, एसएमपीएस की टेक्नोलॉजी जो होती है मैंने आपको समझाया था। इवन हमारा जो भी मदरबोर्ड लैपटॉप का भी होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो डेस्कटॉप के मदरबोर्ड दे सकते हो और उनकी पावर, उनके वॉट जो होते हैं सभी के अलग अलग होते हैं। उसी हिसाब से हमें जो एसएमपीएस लेने चाहिए। ओके, तो कैसे आप पता कर लें, कैसे यूज़ करें, तो मैंने कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट के अंदर ये सब कुछ समझाया। ओके, तो अभी जो हमारा वीडियो जो चल रहा है, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो डिवाइसेस के बारे में चल रहा है। तो मैंने सीपीयू और सॉकेट के बारे में समझा दिया था, बायोस समझाया था। अभी जो हमारा चल रहा है, जो वीडियो चल रहा है वो रैम डिवाइस के पे चल रहा है, उसके टाइप्स के बारे में चल रहा है। ओके, फिर बाद में हम हार्ड डिस्क के बारे में समझेंगे, फ्लॉपी डिस्क क्या है समझेंगे, सीडी वीडी, फिर इन सभी के ऊपर मैं वन बाय वन समझाऊँगा। ओके, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सीपीयू एंड सॉकेट कौन कौन से होते हैं, कोई भी हम प्रोसेसर लेते हैं तो इस प्रोसेसर की इम्पोर्टेंट क्या होती है ये चीज़ मैंने आपको समझाई थी। तो इन कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो कहने का मतलब कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने बायोस की हिस्ट्री बताई थी, बायोस क्या है, बायोस की किस तरह से काम करता है ये भी समझाया था। फिर मैंने बायोस की यूज़ कौन कौन से थे ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, हर तरह की यहाँ पर यूज़ और किस तरह से ये बायोस काम करता है ये भी मैंने आपको समझाया था। ओके, तो पुराने वाले जो आप देख सकते हो कि ये मदरबोर्ड है। ओके, और ये इसका चिप है, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये मेन चीज़ प्रोसेसर, ये प्रोसेसर के साथ अलग अलग लगने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं मैंने आपको सब कुछ समझाया था। ये बायोस क्या होता है ये भी समझाया था। हमने इन्फॉर्मेशन भी बताई थी कि ये चार इन्फॉर्मेशन में जितने भी सेटिंग्स वगैरह जो होती है आपको मिलेगी। हो सकता है कि आपका बायोस F3 से ओपन हो, कुछ जगह पर F5 से, कुछ जगह पर F9 से। हर कंपनी का HP हो गया, लेनोवो होगा, बहुत सारे इंटेल कंपनी के मदरबोर्ड हो गए, सभी जो है कंपनी अपनी अपनी तरीके से बायोस की सेटिंग्स बनाते हैं, लेकिन ऑप्शन ये सभी सेम रहते हैं ऑलमोस्ट। तो आज हमारा रैम डिवाइस की हम बात करते हैं। तो पिछली वीडियोस में आपको समझाया था कि रैम क्या है, ये आपके सामने जो है ये रैम होती है। ओके, इसे हम कहते हैं रैम, इसके बारे में बताया था। फिर मैंने ये भी बताया था कि रैम को हम टेम्पररी मेमोरी कहते हैं। ओके, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये हमेशा रीड भी करती है और राइट भी करती है कोई भी ऑर्डर की हिसाब से। आपको ये स्टोर करता है अपने, और ये मशीन कोड पर चलती है। ओके, तो रैम कहाँ पर लगती है, रैम लगती है हमारे मदरबोर्ड के ऊपर। देख सकते हो कि मदरबोर्ड की सॉकेट के ऊपर ये जो सॉकेट है इस तरह से रैम लगती है, ये इसके लॉक है। ओके,
मैंने आपको समझाया था, बताया था, पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। रैम को टेम्पररी मेमोरी क्यों कहते हैं, इसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होती है। इसके बिना आप कंप्यूटर के अंदर देख नहीं पाते कोई भी डेटा, इसके बिना आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, और इसके बिना कोई भी प्रोसेसर के साथ डेटा नहीं जाएगा। ओके, ऐसा क्यों होता है मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। रैम जब लगाते हैं तो रैम के ऊपर हम जो है 3 चीज़ें बहुत ही खास ध्यान रखते हैं। पहला तो इसकी फ्रीक्वेंसी रेट देखते हैं। ओके, कि फ्रीक्वेंसी के कितने, कुछ जगह 1400 गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ दे देखते हैं। दूसरी होती है उसकी क्लॉक रेट होती है। तीसरी होती है उसकी साइज़ देखते हैं कि 2 GB है, 4 GB है। ओके, ये डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड किस तरह की रैम का सपोर्ट करता है। ओके, तो मेमोरी जो होती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। मेमोरी आप एक सिंगल चैनल में भी चला सकते हो कंप्यूटर, और 2 चैनल के भी आपको चला सकते हो, लेकिन जितना हो सके आप अलग अलग चैनल पर आप चला सकते हो, जिससे कि जो है रैम का लोड जो होता है एक रैम के ऊपर ना आए। ओके, तो रैम जो होती है काफ़ी अलग अलग तरह की दिखा सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पर रैम के ऊपर लिखा हुआ होता है। ओके, ये कितनी GB की रैम है, ये 2 GB की रैम है। ओके, फिर इसके ऊपर लिखा भी होता है कितनी फ्रीक्वेंसी है, 1.40 है, या फिर जितना हो सके आप 1800 से ज़्यादा आप रैम खरीदें। ओके, तो 1800 मेगाहर्ट्ज़ या गीगाहर्ट्ज़ जो भी आप समझते हो वो मैं आपको समझाऊंगा, गीगाहर्ट्ज़ मेगाहर्ट्ज़ वगैरह फ्रीक्वेंसीज के अंदर कैसे कैलकुलेशन होती है। तो जब हम रैम का स्लॉट लिखते हैं तो हमेशा रैम का जो जगह होती है मदरबोर्ड के ऊपर लगाने की, वो प्रोसेसर के पास ही हमारा रैम होता है। हमेशा प्रोसेसर के पास ही हमारा रैम का स्लॉट होगा, क्योंकि जितने भी कनेक्शन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे 70-80% जितने भी डेटा होते हैं वो रैम के प्रोसेसर के ही कनेक्शन के साथ होते हैं। 30% जितने भी डेटा जाएंगे वो साउथ बीट नॉर्थ बीट के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पर रैम का स्लॉट जो होता है ये रैम का स्लॉट है, और ये रैम है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो, तो ये जो लॉक है यहाँ पर, और लॉक खोल कर आपको फिर इस तरह से नोच को देखकर इसको फिट करना होता है। ओके, हर रैम जो होती है वो रैम अपनी डिवाइसेस की अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से बनती है। रैम की भी अपनी अपनी अलग अलग तरह की खासियत होती है। कुछ रैम होती है सिर्फ रीड करती है डेटा को, कुछ रैम ऐसे तो रीड भी करेगी और राइट भी करेगी, कुछ रैम ऐसे होती है जो रीड राइट और एग्जीक्यूट भी करती है, प्रोग्राम को भी एंटर करती है। तो रैम को समझने के लिए रैम किसे काम करती है, पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि आपको डेटा के बारे में समझना ज़रूरी है। तो पिछली वीडियोस में जाकर देख लीजिए कि जितने भी रैम के बारे में मैंने आपको पहली वीडियो बताई थी वो जाकर देख लीजिए। अभी जो है हमारे रैम का दूसरा वीडियो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने इसको समझा तो आगे और अच्छी तरह से आप जो समझ पाओगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ डेटा। डेटा एक्चुअली मैं उस डेटा की बात नहीं कर रहा हूँ जो हम फाइल बनाते हैं, ये डेटा जो बात कर रहा हूँ हमारे रैम के हिसाब से बात करूँगा। रैम के हिसाब से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रैम के अंदर डेटा कैसे जाता है ये हम पहले समझेंगे, उसके अंदर रिएक्शन क्या होता है ये फिर समझेंगे, फिर वो रैम रिएक्शन करने के बाद वो प्रोसेसर के साथ कैसे डेटा सेंड कर देता है ये हम देखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं व्हाट इज़ द डेटा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है, मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा।
ये चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते हो किस तरह का आइकॉन भी है, और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है, ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है, हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप मेरे चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी, और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस एथिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो, और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है, कंप्यूटर नॉलेज और ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कम्प्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, एडवांस लेवल पर कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया है यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है की प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते हैं कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह, वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए, वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज़ के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल पर मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल की टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो उसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली करता रहता हूँ। तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक, जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्लेलिस्ट है उनको वन बाय वन समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है,
आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है वन बाय वन करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, को पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मेडिकल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज ही देखिए। तो डेटा की हम बात करें, डेटा क्या है। ओके, तो जो भी हमारा नॉर्मली हमारा कोई भी फाइल ओपन करते हैं, फोल्डर हम ओपन करते हैं, कोई भी हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं या इंस्टॉल करते हैं, या जो भी हम ऑडियो वीडियो या फिर कोई भी हम कोई क्लिक करते हैं या फिर हम पासवर्ड डालते हैं, अगर हम कोई भी वीडियो देखते हैं, वेबसाइट ओपन करते हैं, ये सभी कुछ जो ये रैम के लिए डेटा होता है। यहाँ तक कि रैम की मदरबोर्ड के ऊपर बायोस चिप जो लगी होती है वो भी सिस्टम का खुद का अपना डेटा होता है। उसके अलावा रैम की खुद की भी अपनी डेटा सिस्टम होती है, वो रैम के अंदर ही स्टोर होती है। अगर कोई भी किसी भी जगह पर आप रैम लेने जाते हो कि 8 GB की रैम आपको कंप्यूटर के अंदर चाहिए, तो आपको पूरी 8 GB नहीं मिलेगी। 8 GB की जगह पर 300 MB या 400 MB जो है वो रैम के सिस्टम के जो कोड होते हैं, जो प्रोग्राम होते हैं, जहाँ से रैम बनकर आती है वो कंपनी की तरफ से मिलती है। अगर एक एग्जांपल के तौर पर हम देखेंगे तो हम मेमोरी कार्ड लेते हैं 4 GB का, तो 4 GB का पूरा हमें मेमोरी कार्ड नहीं मिलता है। कभी कभी देखोगे तो 3.6 GB का होता है या 3.7 GB का, लेकिन पूरा 4 GB का कार्ड नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि इसका कारण होता है क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग जो होती है उसको वो डेटा कैसे स्टोर करेगा, कैसे रीड करेगा, कैसे राइट करेगा, ये सब कुछ प्रोग्रामिंग जहाँ से कंपनी बनाती है वहीं पर ही उसके अंदर स्टोर किया जाता है। और वही प्रोग्राम जो चलता है आपके डिवाइस के अलग अलग जगह पर। ओके, तो कंप्यूटर हो गया, हमारा लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, डिवाइसेस हो गए, हमारे हर जगह पर डिवाइसेस के अंदर ये चीज़ आपको देखने को मिल जाता है। ओके, तो डेटा क्या है? ओके, तो पहले समझो कि डेटा जो भी हमारा होगा वो डेटा हमारा मदरबोर्ड के अंदर जो भी पीसीबी लाइंस होती है, मैंने आपको समझाया था कि इसको हम कहते हैं बसेस। ये जो बसेस होती है, ओके, ये बसेस के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रिकल हमारे इक्विपमेंट की तरह इलेक्ट्रॉनिक्स सिग्नल के थ्रू ही हमारे बाइनरी कोड में डेटा जाएगा, ट्रांसफ़र होगा एक तरह से 101 101 101 वो बाइनरी कोड में ही जाएगा। तो प्रोसेसर से जो डेटा निकला है या फिर रैम से जो भी डेटा निकला है वो, तो रैम में भी जो है इसी तरह से डेटा जाएगा, इस तरह से। ओके, तो रैम के अंदर जो डेटा जा रहा है या फिर रैम के अंदर से डेटा निकल रहा है, वो डेटा कैसे जाएगा, किस और जाएगा, किस तरह से वो ट्रांसफ़र होगा, तो वो जो है प्रोसेसर तय करता है। प्रोसेसर जो होता है वो देखता है कि ये डेटा जेपीजी है, तो जेपीजी फॉर्मेट में ये डेटा क्या है, तो प्रोसेसर जो है वो देखेगा, एंट्री देखेगा, अपने अंदर चेक करेगा, फिर से वो देखेगा, फिर वो जो है उसको एक्सिक्यूट करके फिर वो आउटपुट देता है कि आपका ये जो है इमेज फाइल है जेपीजी। MP3, तो MP3 को कैसे रिप्लाई करना है, कैसे ऑन करना है, तो ये जो सभी जो डेटा होते हैं वो प्रोसेस करता करता रैम को ही देता है। ओके, तो ऑलमोस्ट जितना भी प्रोसेसर जो होता है वो रैम के साथ ही काम करता है। 70-80% जो भी डेटा निकल कर आता है या फिर ट्रांसफ़र होता है वो रैम ही करता है। ओके, अब मेन चीज़ ये है कि डेटा मैं क्यों कह रहा हूँ ये डेटा क्या है। तो अभी इतना समझो कि अकॉर्डिंग द ऑक्सफोर्ड
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसको हम ऑक्सफोर्ड हम बोलते हैं, डेटा इज डिस्टिंक्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या होता है? एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, मतलब कि इंफॉर्मेशन की जो एक हम यूँ करके अलग अलग पार्ट्स, यूजुअली फॉर्मेटेड इन पेस्टल वे। ये हम यूज़ करते हैं खास तरह के पेस्टल, खास तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। एक तरह का डेटा की एक इंफॉर्मेशन है। ओके, कि अगर मुझे कंप्यूटर को ये बताना है कि इमेज फाइल है, तो उस इमेज, यही फाइल, जैसे कि फ्लावर की इमेज है, जैसे कि कोई एक गाड़ी की इमेज है, तो कंप्यूटर को कैसे पता चल जाता है कि ये इमेज जो है यही है? तो हम एक्चुअली में एक फॉर्मेट में जो है हमारा पेस्टल वे बनाते हैं, वो जो है बाइनरी कोड में, सीक्वेंस में जो है वो डेटा हमारा कैमरा जो होता है वो कैप्चर कर लेता है और उसकी फाइल के अंदर वो कोड डाल देता है। और वही डेटा जो होता है वो हमारे कंप्यूटर के अंदर रैम के ऊपर आता है, प्रोसेसर प्रोसेस करता है और आपके रैम की तरफ फिर से आता है और वो जो है आपके स्क्रीन के ऊपर दिखा देता है। तो कहने का मतलब है कि डेटा जो है पहला मेज़र होता है, फिर मेज़र का मतलब कि आपको पता होगा, फिर कलेक्ट होता है। ओके, कलेक्ट मतलब कि रैम के ऊपर कलेक्ट होता है, फिर वो रिपोर्ट होता है। ओके, कैश मेमोरी अगर मैं आगे जाके बताऊंगा, और फिर वो प्रोसेसर को सौंपता है डेटा, तो एनालाइज करता है, प्रोसेस चेक करता है कि ये क्या है, और फिर वहाँ से कंप्लीट होने के बाद वो एक विजुअलाइजेशन यूजिंग ग्राफ होता है। तो वो ग्राफ हो, इमेजेस हो, कोई भी एनालिस्ट टूल्स हो, ये सभी जो है हमारे एक 3, 6, 4 प्रोसेस के हिसाब से हमारा डेटा जो है वो हमारा आता है। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर हमारी 2 इम्पोर्टेंट मेमोरी होती है, मतलब कि एक होती है प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो इन चीज़ों का काम क्या है? देखिए, मेमोरी जो होती है वो काम होती है उसको याद रखना। प्रोसेसर जो है हमारा डेटा याद नहीं करता है, वो सिर्फ ब्रेन का काम करता है। लेकिन जो डेटा को याद रखने का काम करता है, हम जो इंसान हैं वो हमारे दिमाग के अंदर वो मेमोरी भी है और उस मेमोरी के ऊपर काम करने की हमारी क्षमता भी है। लेकिन यही चीज़ जो है हमें कंप्यूटर के अंदर 3 पार्ट में करते हैं। हमारा जो भी मेमोरी है वो हार्ड डिस्क और रैम के अंदर होता है। दूसरा, उसके ऊपर प्रोसेस करने के लिए फास्ट करने की कैश मेमोरी होती है। और तीसरी, उसके ऊपर प्रोसेस के साथ डिसीजन लेने का काम वो सीपीयू करता है। ओके, तो मेमोरी जो होती है एक वोलेटाइल बोलो या फास्ट एक्सेस बोलो। ओके, ये चीज़। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो डेटा निकल कर आता सीधा प्रोसेसर के पास नहीं जाएगा, सीधा हार्ड डिस्क से निकल कर रैम के ऊपर आएगा। रैम जो है सीपीयू को देगा, सीपीयू उसके ऊपर प्रोसेस करेगा और सीपीयू अपने ऑर्डर के हिसाब से वो फिर हार्ड डिस्क में जाएगा। लेकिन ऐसे हार्ड डिस्क में नहीं जाता है, वो फिर से रैम को देगा और फिर रैम से फिर सीधा हार्ड डिस्क में जाएगा। ओके, कुछ ऐसे डेटा होते हैं जो हमारे इम्पोर्टेंट, जैसे थे कि स्टोरेज की हम बात करें तो नॉन वॉलेटाइल होती है। ये लार्ज कैपेसिटी जो होती है वो रखता है और स्लोअर एक्सेस होता है, मतलब कि उसकी एक्सेस जो है कम होती है। तो हमारे प्रोसेसर जो है फास्ट स्पीड में काम करने वाला प्रोसेसर होता है ये डिवाइस। तो ये वाले जो मेमोरी सिस्टम होती है हार्ड डिस्क की हम करें बात, तो ये जो है काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको जितना हो सके उतना फास्ट हमें इसको मिलना चाहिए। अगर प्रोसेसर की स्पीड ऐसा मान के चलो 1 सेकंड में वो 3 Mbps का काम करता है या 6 Mbps का काम करता है, तो ये जो है 1 Mbps का ट्रांसफ़र करता है, तो ये नहीं चलेगा। ओके, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और डैमेज भी आपका डेटा हो जाएगा। तो हमें एक कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो इसके ऊपर अंडर में ले ले और वो फिर वो ट्रांसफ़र करे किसी ऐसे सिस्टम के पास जो फास्ट एक्सेस मिले। तो वो काम करता है रैम। ओके, अब हम इसको समझते हैं कि इसको क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं रॉ डेटा, जिसको कहते हैं अनप्रोसेस्ड डेटा। जो डेटा आया है हार्ड डिस्क से, जैसे कि मैंने कोई फोल्डर ओपन किया, तो वो फोल्डर ओपन किया तो फोल्डर कहाँ पर स्टोर होता है? हमारे हार्ड डिस्क के अंदर। तो वो ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं होगा,
पहले हार्ड डिस्क के निकल कर डेटा यहाँ पर आएगा और फिर तो यहाँ पर हमारा जो है वो रो डेटा हम उसको कहते हैं, क्योंकि उसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुई। अभी ये डेटा कौन सा है ये पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही वो रैम से सीधा प्रोसेसर पर आएगा तो प्रोसेसर चेक करेगा कि ये फोल्डर है या इमेज फाइल है या MP3 है। फिर वो जो है वो सीधा डेटा फिर हमारे मॉनिटर पर आएगा और हम उसको देखकर फिर सेव करना है या फिर कुछ भी करना है तो हम करते हैं। तो इसको हम कहते हैं अनप्रोसेस डेटा, जो डायरेक्ट सीधा आता है रैम के ऊपर। तो ये मेन जो कलेक्शन होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर बिफोर क्लीन इट एंड कलेक्टली बाय रिसर्च, उसको हम कहते हैं उसके ऊपर सर्च इसको बना के उसके ऊपर सर्च हम ऐसा कह सकते हो। एक एग्जांपल के तौर पर कहो कि अगर मुझे कोई फाइल ओपन करना है या फिर नोटपैड ओपन करता हूँ तो ये एक्चुअली जो है वो यहाँ पर से डेटा निकल कर हो उसके बाद प्रोसेस होता है। नोटपैड के अंदर क्या लिखा हो सभी को ये कोडिंग के थ्रू वो एक ग्राफ बनाता है या फिर वो एप्लीकेशन को रैम के ऊपर भी लेकर आता है, यहाँ से भी वो एक्सेस करेगा। तो वो नोटपैड का डेटा तो नोटपैड के अंदर ही ओपन होगा, तो नोटपैड का सॉफ्टवेयर यहाँ पर ओपन होगा, फिर बाद में वो डेटा यहाँ से एक्सेस। तो दोनों को 4-5 प्रोसेस के साथ गुजरना होता है, फिर जो डेटा है वो निकल कर आता है आपके सामने। तो ये कैसे होता है, तो इट मस्ट बी कलेक्टेड सो डेट वी कैन मूव आउटलाइन आप कह सकते हो कि आउटलेयर्स बोल सकते हो। फिर आप ये सब कह सकते हो आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह या फिर डेटा एंट्री एरर्स वगैरह जो होती है वो। तो कभी कभी जो हमारी डेटा जो होती है वो आप एक जैसे कि JPG फाइल को PNG में कन्वर्ट करते हो। तो ये आउटलाइन्स उसके एक्सटेंशन जो होते हैं वो कोड जो होते हैं वो बैकग्राउंड के अंदर एरर्स वगैरह ना आ जाए इस वजह से जो इसकी प्रोसेस की जाती है। तो इसको करेक्ट करते हैं कौन, प्रोसेसर और रैम, ये दोनों करवाते हैं। तो रैम जो अपने अंदर जो टेम्पररी डेटा रखता है और वो जैसे जैसे वो आगे जाएगा वो रैम को देता जाएगा। प्रोसेसर जो इसके पर प्रोसेस करता जाएगा और स्टोर करने के लिए वो हार्ड डिस्क को हम भेजते हैं। अब हम आपके इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि वो इंस्ट्रक्शन देता है। प्रोसेसर जो होता है वो अपने तरीके से इंस्ट्रक्शन देता है और रैम से ही वो डेटा वो यहाँ पर जाता है, ऐसे डायरेक्टली कभी भी नहीं जाएगा। ये एरो बताने का मतलब यही मेरा कि ये जो है डायरेक्टली इसलिए जाता है क्योंकि इसको स्टोर करने के लिए जो है वो रैम को ही भेजता है। तो यहाँ पर डेटा एंट्री एरर कब आती है, मतलब कि कोई फाइल जो होती है वो एरर कैसे बन जाती है, क्योंकि उसके बीच की जो कोई ना कोई डेटा जो है वो रॉ डेटा जो है कोई ना कोई प्रोग्राम या कोई भी बाइनरी कोड का जो थोड़ा बहुत भी MB या KB जो है वो नहीं मिलता है। तो वो जो है प्रोसेसर जो है प्रोसेस करने में वो जो है वो कैपेबल जो मिलनी चाहिए टोटल डेटा वो नहीं मिलता है। तो प्रोसेसर ये समझता है कि ये डेटा आधा अधूरा है और वो जो है एरर दे देता है। अब वो कैसे एरर देता है, तो पेलोड जो है इसके अंदर जो है पेलोड और इंटरप्रेटर और भी 2-3 फाइल्स जो होती है ये चेक करती है कि सॉफ्टवेयर है तो कौन सा सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है तो कौन सा प्रोग्राम है, डेटा है तो कौन सा है, TXT AXT JPG जो भी डेटा हो, XYZ जो भी डेटा हो वो बाइनरी के हिसाब से वो चल रहा है या नहीं चल रहा है, ये चीज़ हमें ये प्रोसेसर चेक करता है। तो यहाँ पर हमारा एक रैम से प्रोसेसर के अंदर कैसे रह जाता है, तो मदरबोर्ड जो होता है उसके ऊपर छोटी छोटी हमारी बसेस बनी होती है, ऐसे लाइन्स बनी हुई होती है, यहीं से ही हमारा डेटा जाता है, ट्रांसफ़र होता है। पावर भी जो होता है इसी के अंदर से जाता है। ऐसे ही तो इसको कहते हैं प्रिंटर सर्किट बोर्ड, और इसी प्रिंटर सर्किट बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 010101 ये बाइनरी लैंग्वेज के अंदर ही हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है। तो अभी हम समझेंगे बाइट के बारे में। तो एक बाइट कब बनती है, और एक 8 बिट कैसे बनती है। तो 1 बिट तब बनती है जब 8 बाइट जो होती है 8 बिट जो होती है 1 बाइट जो होती है वो 8 बाइट बनती है, तब बनती है 1 बिट। तो ये जो है 1 बाइट का मतलब होता है कि 0 और 1 वो बीट हुई। तो वो बीट हुई तो 1 हम देख सकते हैं कि 8 बिट से 1 बाइट हुआ।
ये चीज़ ध्यान में रखना। ऐसे कभी भी मत सोचना कि 1 बाइट से 8 बीट या 8 बीट से हमारा 1 बाइट बनता है। ओके, तो देख सकते हो कि आप देख सकते हो कि 8 बीट है, 01 बीट है तो 1 बाइट बनता है। फिर 1 बाइट 1 किलो बाइट बनती है, फिर 1 KB से 1 मेगाबाइट बनती है, 1 मेगाबाइट से फिर गीगाबाइट बनती है और गीगाबाइट से टेराबाइट बनती है। ये जो एक तरह का यूँ कह सकते हो कि एक आप बाइनरी की स्टोर करने की एक कैलकुलेशन है। ये एक हिसाब कह सकते हो, एक फिटिंग कह सकते हो, जो हमारे हर कंप्यूटर के अंदर, हर डिजिटल सिस्टम्स के अंदर ये चीज़ हमको देखने को मिलती है। तो जब कोई भी डेटा आता है तो वो 8 बिट से ही शुरू होता है रैम के अंदर जब जाता है तब। तो वो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जो होता है, देखिए मैंने आपको से समझाया था बाइनरी लैंग्वेज कोड के बारे में, तो आपको CPU के बारे में समझना पड़ेगा। तो CPU की प्लेलिस्ट, CPU की वीडियो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर की प्लेलिस्ट में जाना है और CPU के अंदर आपको बाइनरी लैंग्वेज कोड की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो अगर बाइनरी आपको मैंने समझा दिया था तो आपको पता है कंप्लीट। तो अब यहाँ पर समझो कि बाइनरी जो है मशीन लैंग्वेज कोड है, और मशीन लैंग्वेज को डेसिमल वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं वो हमारा इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर जो होता है, जो प्रोसेसर के अंदर होता है। अब डेसिमल जो वैल्यू जो होता है वो बाइनरी बीट होती है, और ये बाइनरी बीट जो होती है वो हमारे प्रोसेसर के हिसाब से चलता है। ओके, तो ये डेसिमल वैल्यू कैसे निकलती है, देख सकते हो आपके सामने कुछ इस तरह से डेसिमल वैल्यू है। बाइनरी की वैल्यू ऐसे है, डेसिमल की जो है यहाँ पर देख सकते हो 00011, ये 2 है, ये 3, इस तरह से आपको देखना। लेकिन हर जगह पर आपको 4 बीट मिल रही है, देख सकते हो यहाँ पर 8 बीट मिल रही है। ओके, इस तरह से आपको तो 4 बीट जो है वो साइन क्या करता है, वो बताता है कि आपको ये इंटर के 2 कॉम्प्लीमेंट नोटेशन मिल रही है, 2 ऐसे सिस्टम्स की प्रोसेसिंग आपको बता रही है। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि बाइनरी जब एक कंप्यूटर से दूसरे सिस्टम के अंदर जब बाइनरी जाती है तो उसकी जो बेस इंपॉर्टेंट होती है, वो डेटा जो होता है वो कैसे बनता है, तो इसी सीक्वेंस से बनता है हमारा, देख सकते हो ये। ओके, वो अब इस तरह से इसका चार्ट होता है, इसको आप देख सकते हो। तो पहले जो होता है हमारा बाइनरी, देख सकते हो 01010101, उसकी प्लेस की वैल्यू होती है, हर प्लेस की वैल्यू होती है 1 से 128 तक उसको प्लेस वैल्यू दी हुई है। और ये देख सकते हैं कि इसके अंदर बेस एक्सपेरिमेंट, और जो भी डेटा निकल कर आता है वो इस तरह से टोटल निकल कर आता है। तो इसी तरह से जो हमारी मेमोरी जो रैम होती है वो बाइनरी सीक्वेंस पर अपनी IC चिप के अंदर वो स्टोर करती है, और वो स्टोर किया हुआ डेटा सीधा भेजती है प्रोसेसर को। ओके, अब ये प्रोसेसर इतना क्यों, क्योंकि डेटा जो है वो प्रोसेस करना पड़ेगा कॉमनली, क्योंकि हम कुछ स्टेजेस के अंदर हमारा काम करता है। तो अगर हमें प्रोसेस डेटा हुआ है तो वो कोई ना कोई स्टेट होता है, उसके अलावा कंसीडर होता है रॉ डेटा। तो सबसिक्वेंट स्टेज होती है, सबसिक्वेंट स्टेज मतलब कि ऐसा स्टेज जिसके अंदर हमारे सीक्वेंस जो होती है वो काफ़ी यूँ कहे कि फिटिंग की तरफ होती है। देख सकते हैं सीक्वेंस में है, मैं आपको ये बता रहा हूँ डेटा कैसे प्रोसेस, सभी जगह पर 8 बीट होगी। ओके, 8 बीट है यहाँ पर। ओके, तो 1 बाइट की जो है यहाँ पर इस तरह से रैम के अंदर जो है प्रोसेस आगे बढ़ती जाती है। ओके, ये बहुत ही काफ़ी फील्ड ऑफ डेटा हो कह सकते हो। तो ये कलेक्शन होता है अनकंट्रोल, इसको इन सिटू या इन्वायरमेंट बोल सकते हो, कह सकते हो। तो वो जो है उसको इनपुट भी बोल सकते हो, और जब कोई डेटा आप ये कह सकते हो कि इनपुट आपका आया है हार्ड डिस्क से रैम के ऊपर, फिर वो आउटपुट भेज रहा है प्रोसेसर के ऊपर, ये प्रोसेसर भी वो जो है अपना प्रोसेस करके फिर वो प्रोसेसर के ऊपर से भी वो डेटा ले रहा है, तो वो प्रोसेसर से भी डेटा आ रहा है, और फिर प्रोसेसर से कहाँ पर भेजना, तो फिर वो एक्सपेरिमेंट डेटा किया हुआ तो वो जनरेट करता है प्रोसेसर कि ये कहाँ पर डेटा भेजना है और कहाँ पर इसको सिग्निफिकेशन इन्वेस्टिगेट करना है। तो डेटा आप जनरेट करते हो, कैसे करते हो, तो हम जो डेटा जनरेट करते हैं, हम डेटा जो बनाते हैं वो ह्यूमंस बनाते हैं, मशीन बनाती है बाइनरी लैंग्वेज कोड के अंदर, और मशीन और ह्यूमन दोनों कंबाइन होते हैं, तब वो जो है एक डेटा का जो है एक कलेक्शन बनता है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि डेटा क्या होती है। ओके,
अब हम आगे समझेंगे कि मेमोरी और उसकी मेमोरी यूनिट के बारे में। ओके, मेमोरी कैसे काम करती है यही मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बेसिक चीज़ें समझनी पड़ेगी, वरना आप जो है वो नहीं समझ पाओगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो। हम नेक्स्ट वीडियो में यहीं से समझेंगे कि इंट्रोडक्शन, हम समझेंगे कि मेमोरी और मेमोरी की यूनिट के बारे में समझेंगे, क्योंकि हर मेमोरी जो होती है उसकी यूनिट होती है। ओके, और यही चीज़ से आप आगे जाओगे, समझोगे। ओके, तो सब्सक्राइब को लाइक करो, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तो सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू, हैव नाइस डे। जैसे तो कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप जैसे कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, या बेसिकली और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारा कुछ वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्ले लिस्ट पर जाकर ही हर तरह के यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है आप मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो thanks for watching my video. Have a nice day. Next time I will continue new topic. मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।